हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जिसमें हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की ज़िंदगी और उनके करियर के सफ़र से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम अपने शो की शुरुआत एक ऐसी फिल्म से करने जा रहे हैं जिसमें 5 अलग अलग और शानदार कहानियां हैं। जी हाँ, इसका नाम है पंचकृति 5 एलिमेंट और ये पांचों ही कहानियां वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये फिल्म मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में फिल्माई गई है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि ये पांचों ही कहानियां आप दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देंगी। और इस फिल्म के निर्माता और हैं जो इस फिल्म की उन्होंने कई कहानियां भी लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन कहानियों को ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनसे प्रभावित होकर लिखा है। उसकी रीत रिवाज और जीवन शैली को ये फिल्म की कहानियां दिखाती हैं। और अगर कलाकारों की बात करें तो हिंदी सिनेमा का जाना पहचाना नाम विजेंद्र काला अपना अभिनय करते हुए इस फिल्म में नजर आएंगे और साथ ही साथ नए कलाकारों को भी इस फिल्म में मौका दिया गया है। तो आइए सबसे पहले आपको इस फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं और साथ ही साथ फिल्म की कास्ट एंड क्रू से भी आपको मिलवाते हैं। अरे पंडित जी, जैसा आपने हमसे कहा था ना, हमने वैसे तो लिखवाया। जहाँ में लिखा है तालाब में नहाना, कपड़े धोना, बेसन में मुंडन, हाँ सब बना। हाँ, लेकिन लोग कर रहे हैं। अरे कितना मारे का करे कि तू सुधर जाए। घर में कछु को से बोलत नहीं है और बाहर ना जाने कौन से चपड़ चपड़ लगी रहे थे। पूजा और विश्वास से हिम्मत बढ़े। कल आखिरी दिन है, सुहाटा को पूजा करेगी। तुम्हारी पूजा सुहाटा तोरो सहारो है, धन्य तुम्हारे भाग तुम्हें मैया ने तारो है। हमें लग रहा है पीछे कोई है। पीछे मुड़ के मत देखियो, नहीं तो सुहाटा को साया पीछे लग जाए। तू कौन है मोरी? कितने आई है? मैं आपकी परपोती, जिसे आप लोग भूत समझते हैं, पर मैं भूत नहीं भविष्य हूँ। फ्यूचर से आई हूँ। वहाँ मेरे साथ खेलने के लिए कोई लड़की नहीं है। सामाजिक सरोकार और जन जागरूकता का अभियान लेकर पंचकृति फिल्म आप दर्शकों के लिए आ पहुंची है। इस फिल्म की कास्ट एंड क्रू हमारे इस वक्त साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि पंचकृति, पंचतंत्र की तो हमने कहानियां बहुत ज़्यादा सुनी है, लेकिन पंचकृति अपने आप में ही एक बहुत ही अट्रैक्टिव नेम है। क्या इस फिल्म की थीम है और किस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? पंचकृति नाम इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस एक फिल्म में हमने 5 कहानियों को जोड़ा है, इसलिए इसका नाम पंचकृति है। और पंचकृति 5 एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स 5 इसलिए हैं क्योंकि इस फिल्म में आपको बिल्कुल अलग अलग सब तरीके की 5 कहानियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि ग्रामीण परिदृश्य को उजागर करती हुई हमारे भारत को उजागर करती हैं। 5 कहानियाँ लेकिन बिल्कुल डिफरेंट हैं और फुल एंटरटेनिंग हैं, और ये थिएटर में जाके देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म की राइटर हमारे साथ हैं हरिप्रिया, जो हमसे जानेंगे कि इस फिल्म की कहानी को लेकर वो क्या कहना चाहती हैं। कहानी एक्चुअली मैंने इस फिल्म की केवल 3 कहानियाँ ही लिखी हैं, बाकी 2 हमारे दूसरे राइटर ने लिखी हैं। ये 3 कहानियाँ मैंने और डायरेक्टर ने आपस में डिस्कस करके लिखी हैं। ये बहुत ही ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये 5 कहानियाँ हैं, 5 इमोशंस को बताने वाली हैं। सबसे ज़्यादा भारत का रूरल एरिया जो है, वहाँ की पारंपरिक जो प्रतिष्ठा है उसको उजागर कर रही हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं, मैसेज भी दे रही हैं, साथ में आपको फुल मनोरंजन भी दे रही हैं, जो कि आप बॉलीवुड से एक्सपेक्ट करते हैं। इस फिल्म के एक बेहद अहम कलाकार विजेंद्र काला जी हमारे साथ हैं और लोग उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ भी होंगे, इनके अभिनय के कायल भी हैं। विजेंद्र जी हमारे साथ हैं। आपके पर्सनालिटी में इतनी सादगी है, मैं कह सकती हूँ कि अगर ग्रामीणों को लेकर या ज़मीनी हकीकत को लेकर कोई फिल्म बन रही है तो आपका सोचना, आपका कलाकार, आपका अनुभव मतलब दिमाग में पिंच करेगा ही करेगा। मतलब इतनी सादगी आपके अंदर है और ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई जिस तरह से आपने किरदार निभाए हैं, दर्शकों को यादगार एक तरह से आपने दी है। इतना सहज ढंग से आप किस तरह से इन किरदारों को निभा सकते हैं? पहली बात तो ये कि मैं क्योंकि एक छोटे शहर को मतलब मथुरा को बिलोंग करता हूँ और मैंने ये परिवेश अपनी आँखों से मतलब जीवन तरीके से देखा है।
कैसे गांव में रहते हैं, किस तरह से बोलचाल है, किस तरह से रख रखाव होता है, किस तरह से मेल मिलाप रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपस में किस तरह से हम मिल बांट के रहते हैं, तो ये सहजता के साथ मैंने देखा हुआ। तो उसको परफॉर्म करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, मेरे को दिक्कत वहाँ आएगी जो मैंने अपने जीवन में देखा नहीं है। तो क्योंकि मैं एक तो थिएटर का कलाकार रहा हूँ, और थिएटर के कलाकार के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि हम जो भी परफॉर्म करते हैं वो कहानियाँ जीवन से लिखी हुई होती हैं, और चाहे वो किसी भी परिवेश की हो। लेकिन क्या है कि थिएटर का एक एक्सपीरियंस ही आपको थोड़ा सा एक सजग बनाता है। इस तरह की कहानियों में तो हम लोग सब मेरे जितने भी साथी हैं सब मास्टर हैं। थैंक यू सो मच कि मतलब कि इस तरह की चीज़ें जो हैं करने को मिलती हैं तो मुझको भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा जिसे कहने मैं भी सहज फील करता हूँ इस तरह के किरदार करने में। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर सिनेमा जो है कितना किरदार निभाता है इस तरह की जागरूकता फैलाने में, मतलब समाज में, अगर हम एक समाज को लेकर ही कोई फिल्म बनाते हैं? बहुत सिनेमा को तो शुरू से कहा गया है कि ये एक आईना है, जिसमें कि हम समाज का आईना है ये, और हर कोई इसको देख कर, देखो एंटरटेनमेंट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसको देख करके एक समझ भी बढ़ती है इंसान की। जो गलत चीज़ें हैं उसके बारे में क्लेरिफिकेशन मिलता है, अरे अच्छा हम तो ये मान के चल रहे थे, लेकिन ये तो इसका मतलब ये होता है। तो बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सिनेमा की, और मेरा ये मानना है कि मतलब कि हमको जब भी एक एंटरटेनमेंट के तौर पर जो चीज़ बनती है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी है, वो जब सिनेमा निभाता है तो वो बहुत बढ़ के होती है। आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, आपने एक एंटरटेनमेंट का जिक्र किया और एक आपने जिम्मेदारी का जिक्र किया, लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिनेमा में कुछ अलग ही तरह की चीज़ें आ रही हैं, सरकार भी लेकर इसको बहुत ज़्यादा सख्त रुख दिखा रही है। आपका एक लंबा सफ़र रहा है, सिनेमा में भी, थिएटर में भी रहा है, और आपने भी इस बदलते दौर को देखा है। सरकार जिस तरह से कह रही है कि OTT में जिस तरह से अश्लीलता फैल रही है, क्या उसके लिए आपका भी मानना है कि कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए? OTT पे किस तरीके से हमको एक जिसे कहना चाहिए कि एक लगाम लगानी चाहिए, है ना, एक सेंसर कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे होना चाहिए। हर पहलू में बता, हर मिनट में जो है एक सेक्सी सीन, हर मिनट में एक गाली, ये मतलब वो नहीं है, परिवेश नहीं है हमारे में। हम क्या है कि मतलब कि वो ठीक है, मतलब हमको इंग्लिश में देखते हैं, हम इंग्लिश में जब गालियाँ देखते हैं तो वो कईयों को तो समझ में नहीं आती, और कई हम लोग ऐसे ही ले आते हैं उसको ना कि हाँ इसने गाली दे दी होगी, लेकिन हिंदी गाली तो हमको समझ में आती है ना कि कितनी बुरी लगती हैं, कैसी लगती हैं। हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो लेकिन उसको क्या है कि हम एक परिधि में रह के करें, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब इस सब का ध्यान दिया जाएगा और आगे कुछ सफलता मिलेगी। कुछ भी करके ना भूत को उनके सर से भगाइए। कैसे आए हम ही जान रहे। ये सब तो आज के स्वाट आए। वीडियो में सारे लड़के लड़की बन रहे। हमेशा हाथ पकड़ कर चलेंगे, कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब हम आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी का जिक्र करेंगे। मोहम्मद रफ़ी जो एक ऐसे हुनर के साथ पैदा हुए जिसे कुदरत किसी किसी को देकर भेजती है। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल गुजारे, और इन 30 सालों में नामवर म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अपनी लाजवाल धुनों में उनकी आवाज़ को पिरोया। 50, 60 और 70 के दशक में शायद ही कोई ऐसा बड़ा अभिनेता रहा हो जिसे उन्होंने आवाज़ न दी हो। तकरीबन हर बड़े अभिनेता को उन्होंने आवाज़ दी। उनकी आवाज़ की खासियत ये थी कि वो उस अभिनेता के हिसाब से इस तरह से ढाल लिया करते थे कि मानो यूँ लगता था कि जैसे वो अभिनेता ही गा रहा हो, और शायद इसीलिए उन्हें शहंशाह गुलकारी का खिताब मिला। तो आइए आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी का जिक्र करते हैं और उनके करियर और ज़िंदगी के सफ़र पर नज़र डालते हैं। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है।
ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। प्रतिभा या कला, फिर चाहे वो कोई भी हो, जहन में होना अनिवार्य है। शिक्षा, प्रशिक्षण से उसे तराशा तो जा सकता है, लेकिन निर्माण करना असंभव है। ये तो कुदरत की ही देन होती है, हर किसी को नसीब नहीं होती। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को जन्मे बालक पर ये कुदरती रहमत खूब बरसी। अपनी मस्तियाँ लुटा लुटा के सो गई। बचपन में घर के सामने आने वाले एक फकीर के गाने सुनकर छोटा फीको बड़ा प्रभावित होकर उसके पीछे चल देता था। फिर लाहौर जाने के बाद 12-13 साल की उम्र में बड़े भाई के सैलून में काम करते करते गुनगुनाकर वो ग्राहकों को लुभाने लगा। गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल उनके आदर्श थे। इत्तेफाक से किसी कार्यक्रम के लिए सहगल साहब का आकाशवाणी लाहौर जाना हुआ। फीको अपने भाई के साथ उन्हें सुनने तो पहुँचे, मगर बिजली चले जाने से सहगल साहब ने गाने से मना किया। यही फीको का भाग्य खुला। फीको से गाना सुनने की बड़े भाई की गुजारिश आयोजकों ने मान ली। श्रोताओं के साथ साथ सहगल साहब को भी फीको का गाना इतना पसंद आया कि एक दिन बहुत बड़े गायक बनने का आशीर्वचन दे डाला। महफिल में संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्हीं के संगीत निर्देशन में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए फीको ने अपना पहला गीत गाया। यही फीको आगे चलकर बॉलीवुड में बस जिसका नाम ही काफी है, वो मोहम्मद रफी के रूप में अजर हो गया। किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। बॉलीवुड की संगीत धारा पर अपना नाम स्थापित कर गया। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। मोहम्मद रफी हरफन मौला गायक थे। किसी भी मानवीय भावना की प्रस्तुति रफी के गले से बड़े सहज भाव से होती थी। मोहब्बत का इजहार हो, विरहा व्याकुलता हो, हुस्न की तारीफ हो या फिर प्रभु भक्ति, देशभक्ति हो, गीत, गजल, नज्म या कव्वाली हो, भजन, भाव संगीत या शास्त्रीय संगीत हो, किसी भी विधा के साथ कलात्मक न्याय करने में रफी साहब को महारत हासिल थी। लफ्जों को अपने सुरों में पिरोकर रफी मानो मोतियों का हार कदरदानों को पेश करते थे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, अजहुन आए बालम सावन बीता जाए, मन तरपत हरि दर्शन को आज जैसे शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीत किसी ख्याल गायक के अंदाज में रफी प्रस्तुत कर देते। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। प्यार, छेड़छाड़ जैसे भाव रफी बड़े बाखूबी से गीतों द्वारा अदा करते थे। याद न जाए बीते दिनों की, आज मौसम बड़ा बेईमान है, अभी न जाओ छोड़कर, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, चौदवी का चांद, खोया खोया चांद, नी सुल्ताना रे, आपके पहलू में आकर रो दिए। तुमने पुकारा आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, रिमझिम के गीत सावन गाए,
आने से उसके आए बाहर, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, तुझे देखा तुझे चाहा, ये सभी गीत इस बात का प्रमाण है। रातों में रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। सन 1948 में गांधी हत्या के बाद हुस्नलाल भगत राम के संगीत निर्देशन में सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, इस गीत को रफी ने आवाज दी तो अपनी आवाज के जरिए वो भारतवर्ष के हर घर में पहुंच गए। 1 महीने के अंदर इस गीत की 10 लाख रिकॉर्ड्स बेचे गए। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया, माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया, बचपन खेल कूद में गुजरा। अगले ही साल फिल्म दुलारी के लिए शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद जी का रचा सुहानी रात ढल चुकी, इस गीत ने मोहम्मद रफी को प्लेबैक सिंगर के रूप में अच्छी पहचान दिलाई। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात। बॉलीवुड में रफी का स्वर्णिम काल 1956 से 1965 तक रहा। अपने करियर में कुल 16 बार उन्हें फिल्म फेयर का नामांकन मिला तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। लाहौर के सैलून से संगीत सफर शुरू करने वाला ये गायक रेडियो सिलोन के मशहूर बिना का गीतमाला कार्यक्रम का 20 साल बेताज बादशाह रहा। गीतों के बोल और धुन चाहे कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, जब तक गायक उसकी गहराई को ना छू ले तब तक उसका असर यानी कि तासीर दिलों को छू नहीं सकती। रफी इस बात को ठीक जानते थे। गाना उनके लिए काम नहीं बल्कि इबादत था। रफी का गीत जिस किसी अभिनेता पर फिल्माया गया वो अभिनेता स्वयं गा रहा है, ऐसा ही प्रतीत होता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाब की रात आई, ये हब्बा खातून फिल्म का गीत नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में गाया मोहम्मद रफी का आखिरी गीत रहा। रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई, जिस रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें, होठों पे वो बात आई, जिस रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई। नौशाद से गले मिलकर भावुक होते हुए उन्होंने कहा था, मुद्दत बाद एक अच्छा गीत गाया, आज बहुत सुकून मिला, अब जी चाहता है कि इस भरी पूरी दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। इस गाने के लिए रफी साहब ने कोई फीस नहीं ली थी। अजीब इत्तेफाक था कि कुछ समय बाद नौशाद साहब को इस भरी दुनिया को मोहम्मद रफी साहब ने अलविदा कहने की खबर मिली थी। 31 जुलाई को मुंबई में मूसलाधार बारिश होते हुए भी लाखों की भीड़ अपने लाडले कलाकार को भावभीनी विदाई देते हुए मन में शायद यही कह रही होगी कि कभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। नितिन सप्रे का आलेख। मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। अब हम
एक ऐसे कॉमेडी लेजेंड का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी को एक नया आयाम दिया, जॉनी वॉकर। जी हां, आपने नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने चंपी और तेल मालिश गीत को अपनी चुलबुली अदाकारी से यादगार बना दिया। यूं तो जॉनी वॉकर एक कॉमेडियन थे, लेकिन आपको बता दें कि महान म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर उनके लिए धुनें लिखा करते थे और मोहम्मद रफ़ी उनके लिए गीत गाया करते थे। जी हाँ, और एक चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे और वो थी शराब की एक्टिंग। लेकिन आपको बता दें कि जॉनी वॉकर ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया और उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए गुरुदत्त ने उनको नाम दिया जॉनी वॉकर। तो आइए आज इस कलाकार पर नजर डालते हैं। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किया पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। लेजेंडरी एक्टर बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर 11 नवंबर 1926 इंदौर में जन्मे जॉनी वॉकर साहब 15 लोगों से भरा हुआ एक घर और जबरदस्त गरीबी के बीच बचपन बिताया। इन्होंने तरह तरह के काम किए, मुंबई बीएसटी में कंडक्टर बने, लोगों को टिकट देने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते थे। इनकी बातें लोगों को बहुत पसंद आती थीं। एक बार मशहूर कलाकार बलराज साहनी इनकी बस में ट्रेवल कर रहे थे, तभी उनका ध्यान जॉनी वॉकर साहब पर गया। जॉनी वॉकर का अंदाज बलराज साहनी को बहुत पसंद आया, तो बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर को कहा कि वह गुरुदत्त से जाकर मिलें। जब वह गुरुदत्त से मिले तो गुरुदत्त ने उन्हें एक शराबी की एक्टिंग करने को कहा। जॉनी वॉकर साहब ने वो किरदार इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि गुरुदत्त जी ने उनका नाम रख दिया जॉनी वॉकर। सामने से मैं कहता हूँ, अबे अंधा हो गया क्या? हट जा, मैं कहता हूँ। यूं तो जॉनी वॉकर साहब ने अनेकों फिल्मों में काम किया है, मगर उनकी कुछ फिल्में जैसे बाजी, आर पार, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, प्यासा, नया दौर ने उन्हें अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। ये वो समय भी था कि जब सिर्फ हीरो और हीरोइन के लिए ही गाने कंपोज किए जाते थे, लेकिन जब जॉनी वॉकर साहब ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा तो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब ने जॉनी वॉकर साहब के अभिनय और पर्सनालिटी को देखते हुए कई गाने कंपोज किए, जिन्हें गाया था बेहतरीन गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने। कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। जॉनी वॉकर गुरुदत्त को अपना मेंटोर और अपना गुरु समझते थे। एक बार कोलकाता में इन दोनों ने एक तेल मालिश करने वाले को मालिश करते देखा। तब गुरुदत्त साहब ने जॉनी वॉकर से कहा कि इस तेल मालिश वाले को गौर से देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म में तुम ऐसा ही एक किरदार निभाओ। और इस तरह हमें एक आइकॉनिक गाना सुनने को मिला, सर जो तेरा चकराए। या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। गुरुदत्त साहब की अचानक मौत से जॉनी वॉकर काफी उदास थे। तब उन्हें सपोर्ट किया सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब ने और शम्मी कपूर जी से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। ये बात सही है कि जॉनी वॉकर साहब को अपने कॉमेडी वाले अंदाज के लिए जाना जाता है। के खाल तक खिंच जाए। उनकी आखिरी यादगार फिल्म थी चाची 420, जिसमें उन्होंने एक शराबी मेकअप मैन का किरदार निभाया था। 29 जुलाई 2003 में ये कॉमेडी का बादशाह हमें छोड़कर चला गया। यकीनन ब्लैक एंड व्हाइट जमाना हो या बदलते दौर का कलर सिनेमा, इन्होंने हर युग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और युगों युगों तक जब भी कोई उनकी फिल्में देखेगा तो मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाएगा। अरे गधे, दिखाई नहीं देता, सूरज निकला हुआ है। किधर से? पूरब से। झूठ, अव्वल तो ये सूरज नहीं, और अगर सूरज है तो पूरब नहीं। चल तो जल तू जलाल तू,
तो सिनेमा की दुनिया के इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आप दर्शकों के लिए कुछ नया और दिलचस्प लेके। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।